वेलकम स्टूडेंट्स टू द टॉपिक थर्ड टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की हमने डिफिनेशन भी पहले की है, फिर देखें प्रॉपर्टीज और फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे होता है और उसको क्लासिफाई कैसे और किस बेस पर करते हैं। ठीक है हम जनरली कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मेनली पढ़ते हैं तो उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को फिर आगे जाकर हम और भी तकसीम कर देते हैं मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स में। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम तकसीम करते हैं इनटू ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा देख लें कि हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आखिर में एक यूनिट बनाते हैं, एक यूनिट उसकी एक इकाई होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनो का मतलब है एक, सेकेराइड्स का मतलब है शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं उसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, अब यही मोनोसेकेराइड्स जब 1 प्लस 1 मिलकर 2 बनाते हैं तो इसी तरह दो मोनोसेकेराइड्स प्लस मोनो मिलकर बनाते हैं डाइसेकेराइड्स, दो शुगर यूनिट्स या दो कार्बोहाइड्रेट्स या डाइसेकेराइड्स। ठीक है, तो हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि और नहीं टूटता। ठीक है, यानी अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो फिर हमें इसकी मोनोसेकेराइड्स की जगह हमें कोई और चीज़ मिलेगा, यानी उससे हमें क्या चीज़ मिलेगी, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन या कोई उसके डिराइव कंपाउंड हैं तो वो मिलेंगे, लेकिन हमारे पास मोनोसेकेराइड्स उससे फिर नहीं मिलेगा। तो मोनोसेकेराइड आखिरी यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स की फिर मिसालें क्या हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। ठीक है, अब यही ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे के साथ मिलते हैं और डाइसेकेराइड बनाते हैं, ओलिगो बनाते हैं और पॉली बनाते हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर नीचे की तरफ आते हैं इस चीज की तरफ। मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगे और डाइसेकेराइड बनेंगे। ठीक है, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब मिलते हैं और डाइसेकेराइड बना रहे होते तो इस रिएक्शन को एक खास नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो स्मॉल यूनिट्स मिल जाते हैं और लार्ज पॉलीमर बनाता है, लार्ज यूनिट बनाता है, एक लार्ज यूनिट बनाता है जो कि क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, जिसमें हमारे पास एक बॉन्ड बनने से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, क्या रिलीज होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, अब जिस तरह मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड बन रहे हैं जिसमें दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे या दो शुगर यूनिट्स होंगे, इसी तरह दो डाइसेकेराइड हमारे पास, फॉर एग्जांपल अब दो सेकेराइड्स के साथ एक और मोनोसेकेराइड मिल गया या जो दो यूनिट्स थे या एक सेकेराइड डाइसेकेराइड था, इस तरह लिखते हैं, चलो डाइसेकेराइड प्लस इसके साथ एक और मोनोसेकेराइड मिल जाता है तो हमारे पास बनाता है ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं 3 यूनिट से 10 यूनिट तक। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड हमारे पास रेफिनोज भी है, स्टकायोज भी है और इसके अलावा डेक्स्ट्रिन भी है और डिफरेंट हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जो कि डिफरेंट फिर किरदार अदा करते हैं। अब ये बात याद रखिए कि जब भी यही ओलिगोसेकेराइड्स टूटते हैं तो फिर वही हमारे पास इससे क्या चीजें मिलेंगी, या तो डाइसेकेराइड मिलेगा या मोनोसेकेराइड मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद ओलिगोसेकेराइड के बाद हमारे पास पॉलीसेकेराइड आता है। पॉलीसेकेराइड हमेशा 10 शुगर यूनिट्स यानी 10 मोनोसेकेराइड से ज्यादा होंगे तो तब ही हमारे पास पॉली मीन मेनी सेकेराइड मीन शुगर यूनिट्स या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो मेनी शुगर यूनिट्स जब मिल जाते हैं जो 10 से ज्यादा हो वह हमारे पास क्या बनाएंगे, पॉली सेकेराइड बनाएंगे, जिसकी मिसाल क्या है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है और डाइटरी फाइबर्स वगैरह है। ठीक है, अब वापस आते हैं मोनोसेकेराइड्स की तरफ। मोनोसेकेराइड्स की मिसालें क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। अब ये लेक्टोज हमारे पास, सक्रोज, मल्टोज, यही हमारे पास ये तीनों इसी तीनों से बने हुए, उनके इन तीनों के मिलाप से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्टोज को मैं बताता हूँ तो लेक्टोज बनता है गैलेक्टोज से प्लस हमारे पास ग्लूकोज से बनता है। ठीक है,
इसी तरह नहीं शायद ये गलत हुआ। नहीं, नहीं, हाँ, ठीक है, हाँ। मल्टोज़ हमारे पास बनता है ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़ से, ठीक है? इसी तरह सक्रोज़ भी हमारे पास बनता है ग्लूकोज़ प्लस फ्रक्टोज़ से, ठीक है? इसी तरह और डिफरेंट हमारे पास अब ये ग्लाइकोज, स्टार्च और डाइटरी फाइबर ये सारे क्या है? ये सारे बने हुए होते हैं ज़्यादातर ग्लूकोज़ से। कुछ हमारे डाइटरी फाइबर्स भी हमारे पास कुछ ग्लूकोज़ से बने हुए थे, कुछ औरों से, यानी उसके मिलाप से कॉम्प्लेक्स से भी बनते हैं, ठीक है? कंजुगेशन से भी बनते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सिंपलेस्ट यूनिट्स में जब हम उसको डिवाइड करते हैं, तक़सीम करते हैं, आखिरी हद तक ले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल शुगर्स, ठीक है? अब यही सिंपल शुगर्स मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं, डाइसैकेराइड से ओलिगो और ओलिगो से फिर पॉली बनते हैं। ये बात भी यहाँ पर याद रखें कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ज़्यादातर स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है? हालाँकि हमारे पास जो ओलिगो है, कुछ ओलिगो भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं और पॉलीसैकेराइड तो बिल्कुल स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं। ये टेस्टलेस ज़्यादातर होते हैं या इनका टेस्ट डिफरेंट होता है और स्वीट ज़्यादा नहीं होती, ठीक है? तो ये कहानी इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है? अब कार्बोहाइड्रेट्स वहीं पर जब हम पहली डेफिनेशन पढ़ रहे थे, अब इसकी थोड़ी-सी केमिस्ट्री वाइज इसकी क्लासिफिकेशन या इसको और डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बने हुए होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है? या तो एल्डिहाइड्स होगा या क्या होगा? कीटोन होगा, ठीक है? अब इन अल्फाज को थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है? पॉली जहाँ पर भी आता है इसका मतलब होता है मेनी। हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप्स, ठीक है? जहाँ पर OH ग्रुप प्रेज़ेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पॉलीहाइड्रोक्सी मीन मेनी OH ग्रुप्स, मेनी OH ग्रुप्स, ठीक है? या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब इन दोनों को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास बनता है कार्बोनिल कार्बन से, ठीक है? कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? कार्बोनिल कार्बन हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन। जहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा उसको हम क्या कहेंगे? कार्बोनिल कार्बन, ठीक है? अब कार्बोनिल कार्बन जब हम देखते हैं तो इस चूँकि हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो अभी भी हम देखते हैं इसके पास 2 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है? अब यही 2 बॉन्ड इसकी एक तरफ अगर हाइड्रोजन हो और यहाँ पर R ग्रुप हो, R की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है? या कार्बन भी हो सकता है। सॉरी। लेकिन इसको जब छोड़ते हैं और इस जगह को देखते हैं, तो इस तरह के अब ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इस तरह के ग्रुप को हम कहेंगे एल्डिहाइड, ठीक है? ये यहाँ पर देख लें। कार्बोनिल कार्बन के एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, तो या एक हाइड्रोजन अटैच हो कार्बन के साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो उसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे। दूसरी तरफ आती है कीटोन। कीटोन क्या होता है? कार्बोनिल कार्बन के दोनों अतराफ में कार्बन मौजूद हो, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कीटोन कहेंगे, ठीक है? तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं या एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है? इसके लिए हम वर्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये इसकी थोड़ी-सी केमिस्ट्री वाइज़ या केमिकल डेफिनेशन है, ठीक है? यहाँ पर दूसरी बात लिखी हुई है कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स या दूसरे अल्फाज में शुगर्स भी कहते हैं, ठीक है? अब हमारे पास जैसे मैंने अभी कहा कि हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, तो थोड़ा-सा इस चीज़ को देख भी लेते हैं, ठीक है? ये हमारे पास ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला है और ये हमारे पास फ्रक्टोज़ का फ़ॉर्मूला है। दोनों हमारे पास क्या है? सिंपल शुगर्स हैं, सिंपल शुगर्स या दूसरे अल्फाज में हम इसको मोनोसैकराइड्स भी कहते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर इस कार्बन को देख लें यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज़ हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। यहाँ पर ये बात याद रखें कि या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, दोनों एक जगह नहीं हो सकते यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ग्लूकोज़ में एल्डिहाइड है, वहीं पर फ्रक्टोज़ जब हम देखते हैं,
तो इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इस ओवरऑल ग्रुप को जरा देख ले, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कार्बन है, इसके एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ, तो यहाँ पर क्या पाया गया, कीटोन, ठीक है। ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन मौजूद है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, तो यह हमारे पास क्या हुआ, एल्डोज या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास सिंपल का है, कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास एल्डोज ग्रुप यानी एल्डिहाइड भी पाया जाता है और कीटोज या कीटोन ग्रुप भी पाया जाता है, ठीक है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे पास जो होता है वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि जो 2 कार्बन पर भी मुश्तमिल होता है, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में ये गलत तस्वुर किया जाता है, ठीक है। हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें तकरीबन मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए, जिसको हम ट्रायोस कहते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि क्या है, एक एल्डिहाइड है, जिसमें क्या पाया जाएगा, एल्डिहाइड। हम सिंपल ड्रा करते हैं तो इस तरह हो सकता है, ठीक है। अब ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन 2-3 चलो ड्रा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सी डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन तो ज़रूर होगा। अब चूंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो इसका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये OH और ये भी OH, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनाता है, 1 2 3 4, इसकी भी बॉन्ड मुकम्मल हो गई, 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। अब यहीं पर हमारे पास टेट्रोस भी होता है जिसमें 4 कार्बन भी होते हैं। अब कार्बन की तादाद के लिहाज से हम इसको तकसीम करते जाते हैं, ठीक है। हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो सिंपलेस्ट शुगर है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड्स को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं, या डिफरेंट कैटेगरीज के जरिए तकसीम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, ठीक है। और दूसरा ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2 होंगे, या तो एल्डोज होगा, यानी उसमें या एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा या कीटोन पाया जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर हमारे पास मिनिमम क्या होंगे, या तो 3 होंगे जिसको हम ट्रायोस कहेंगे, 4 भी हो सकते हैं, टेट्रोस 5 भी हो सकते हैं, पेंटोस 6 भी हो सकते हैं, हेक्सोस और 7 भी हो सकते हैं, हेप्टोस, और इसके अलावा आगे जाते जाएं, ठीक है। यहाँ पर हम बस सिर्फ इतना देखते हैं कि सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड्स को हम 2 अल्फाज में या 2 डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से एल्डोज होगा या कीटोज होगा, जैसे यहाँ पर एल्डोज है या कीटोज है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, C3 है, यानी ट्रायोज है, टेट्रोज भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास पेंटोज ज्यादातर जो है राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, ये पाए जाते हैं DNA में, ठीक है। हेक्सोज हमारे पास जो ग्लूकोज है, इसकी बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज है, जो कि एज अ एनर्जी सोर्स काम करता है, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए, और डिफरेंट सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास डिफरेंट और कार्बोहाइड्रेट जो एक्सोसिस है, ज्यादातर डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स में या जो फूड सोर्सेज हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमने पहली जो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था वो था CnH2ON, और ये कहाँ से आया था ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। अभी थोड़ी सी हम ये भी पढ़ते हैं, जब ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे थे तो इसकी वजह से कुछ एक्सेप्शंस भी आ रहे थे, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, फॉर एग्जांपल एनाइसोटोल जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम फार्मूला उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स का है, CnH2ON, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसकी तरह फॉर्मल्डिहाइड भी यही फार्मूला फॉलो कर रहा था, लेकिन यह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स थे जो कि हमारे पास शो कर रहे, बल्कि है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ही है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन ये फार्मूला फॉलो नहीं कर पा रहे, जैसे पिकोज हो गया, यूरोनिक एसिड्स वगैरह हो गया, ठीक है। अब इनका फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये फॉलो करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी को, ठीक है। तो ये फार्मूला फिर डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, और
इतना फिजिबल नहीं होता, ठीक है। तो फिर हमें प्रॉपर्टीज और डिफरेंट तरीकों से मालूम करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर ये एक्सेप्शन आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स फॉलो दिस फार्मूला CnH2O n, ठीक है। तो ये इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं। एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने ऑलरेडी पढ़े भी हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज है, मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मेमल्स। जितने भी मेमल्स वगैरह हैं उसके लिए मेन मेटाबॉलिक फ्यूल है, जिससे हमारी बॉडी या बॉडी ऑर्गेनिज्म क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में एक खास हद तक ज़्यादा हो जाता है तो उसको बॉडी कन्वर्ट करती है इनटू ग्लाइकोजन। स्टोर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है या ग्लूकोज है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज है इन एनिमल। यानी हमारे भी ह्यूमंस में या हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज की लेवल एक खास हद से ज़्यादा हो जाती है, अब ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, तो हमारी बॉडी उसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसी तरह प्लांट्स में भी अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्लांट्स भी स्टोर करते हैं इन्हीं ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। इसी तरह सेलुलोज हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। जो हमारा हम पेपर वगैरह यूज़ करते हैं या कागज़ वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। कागज़ हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेलुलोज है, ठीक है। इसी तरह चिटिन हमारे पास क्या होता है, आउटर स्किन या आउटर स्ट्रक्चर ऑफ आर्थ्रोपोड्स होता है, ठीक है। जो उसका सख्त बॉडी होती है अपर, वो क्या होती है असल में, चिटिन होते हैं। जो चिटिन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसी तरह राइबोज और डीऑक्सीराइबोज भी हमारे पास क्या है, दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं जो पाए जाते हैं आरएनए में, डीएनए में, एटीपी में और एनएडी में। इसी तरह हमारे पास लैक्टोज भी है। लैक्टोज हमारे पास क्या है, मिल्क में पाया जाता है, जो कि क्या है, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट। अब ये बात भी डिस्कस करते हैं कि फूड्स हाई इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कि वो खुराकें या वो फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जितने भी स्वीट्स हैं, ये बात याद रखें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ज़्यादातर हम जब डिस्कस करते हैं तो जितने भी स्वीट्स हैं वो क्या है, वो प्योर कार्बोहाइड्रेट्स में ज़रूर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्वीट्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं, या तो उसमें सक्रोज होगा, जैसे शुगर है, ठीक है, नॉर्मल चीनी जिसे हम कहते हैं, और ज़ाहिर है चीनी क्या है, सक्रोज है। तो हमारे पास बिल्कुल वो प्योर फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। सॉफ्ट ड्रिंक में हमारे पास यही चीनी यूज़ होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी उसमें, ज़्यादा डाइसैकेराइड होगा इन द फॉर्म, ठीक है। इसी तरह ब्रेड, बीन्स, पीज एक्सेट्रा, सीरियल, जितने भी हैं ये, जो स्वीट नहीं होते ज़्यादातर फूड सोर्सेज, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट फ्रूट्स में हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर डाइसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। जिसकी मिसाल क्या है, ज़्यादातर क्या होता है इसमें, माल्टोज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड्स हैं जिसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। अब वही क्लासिफिकेशन एक दो दूसरे तरीके से हुई है, फिर इसके बाद हम देखते हैं वन बाय वन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है कि हमारे पास सेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड में तकसीम किया हुआ है, फिर हमारे पास डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में तकसीम हो जाता है, ठीक है। वही हमारे पास इसकी मिसाल है। अब आते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे पास पहले वाली क्या है, मोनोसेकेराइड्स। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, सेकेराइड शुगर या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स कौन होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होता है। जरा पढ़ते हैं इसको। मोनोसेकेराइड आर द सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट है क्योंकि उसको और हाइड्रोलिसिस इसकी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर लफ्ज़ हाइड्रोलिसिस आ गया, हाइड्रोलिसिस शायद और भी आगे आ जाए, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग अ बॉन्ड, ब्रेकिंग अ बॉन्ड विद एडिशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, इस तरह की मिसाल देते हैं तो आसान होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मल्टोज है, मल्टोज है, मल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाफ, ठीक है। हाफ एक तरफ चले जाएगा, एक तरफ चला जाएगा, ठीक है। और हमारे पास वो इसमें मर्ज हो जाएगा और हमारे पास क्या बनाएंगे, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, हाइड्रोलिसिस है। कंडेंसेशन इसके उलट होता है। कंडेंसेशन, अब
ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, मल्टोज बनाएंगे। तो ये कंडेंसेशन होता है, दूसरा हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। दूसरी डिफिनेशन पढ़ते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच ऑल बिगर कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड। ये तो ऑलरेडी मैंने कह दिया था कि हमारे पास जितने भी मोनोसेकेराइड है, यहाँ पर ये भी ये देख लें, यहाँ पर ये दोनों दोबारा क्या कर रहे हैं, मल्टोज बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कौन, मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज हमारे पास ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिगर कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। मोनोसेकेराइड हैव द जनरल फार्मूला, मोनोसेकेराइड का जितने भी होता है जनरल फार्मूला ज्यादातर का होता है, ठीक है। एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी ज्यादातर का मोनोसेकेराइड्स का फार्मूला CH2ON होता है, ठीक है। यहाँ पर N की तादाद के मुताबिक ही ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर, ठीक है। जैसे अभी बता दिया कि नंबर के लिहाज से भी, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिहाज से भी हम उसको तकसीम कर सकते हैं, प्लस इसको बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से भी इसको तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूल, अच्छा यहाँ पर एक और बात हम कहते हैं कि हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह फ्रक्टोज कहते हैं, इसी तरह गैलेक्टोज कहते हैं। अब इन सारों का फार्मूला हमारे पास क्या है, इन सारों का फार्मूला अगर हम देखते हैं तो C6H12O6 है। तो इन तीनों का फार्मूला या इन चारों का फार्मूला हमारे पास क्या है, तकरीबन सेम ही है। तो फिर ये डिफरेंट किस बेस पर है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, या बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन स्पेस, ठीक है। जरा इस चीज को पढ़ते हैं तो शायद फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी उसमें एटम्स की तादाद सेम होती है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किस बेस पर, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, यानी जो इसमें आइटम्स अटैच हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं इन स्पेस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनो जितने भी हैं, ये सारे, इन सारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी इसमें एटम्स की तादाद सेम होती है। यहाँ पर जरा एग्जांपल भी है कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर द फार्मूला C6H12O6। C6H12O6 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कि फार्मूला है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, किस बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, साख्त के बेस पर। तो वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, C3H6O3 है, ठीक है। इसी तरह, अच्छा, its structure formula shows that it contains an aldehyde group, ठीक है, and two hydroxyl groups, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूला जब हम एल्डिहाइड की ड्रा करते हैं, वो हमारे पास इस तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब जब हम देखते हैं तो ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो एल्डिहाइड को हम एल्डोज भी कह सकते हैं, और बेस्ड ऑन दी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये बात याद रखिए कि हमारे पास एल्डिहाइड या जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, कुछ डाइसेकेराइड भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है, वो रिड्यूस कराते हैं और सब्सटेंसेस को, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसको हम फिर डिटेल में पढ़ लेंगे भी, ठीक है, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स को या शुगर्स को, ठीक है। अब ये बात भी याद रखिए, जितने भी मोनोसेकेराइड है वो बेनेडिक्ट रिएजन या बेनेडिक्ट टेस्ट उसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी वो हमारे पास शो करते हैं कि जो इसका जो रिएक्शन है मोनोसेकेराइड्स का, वो बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ या रिएजन के साथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो मेन फार्मूला है वो इस तरह है, ठीक है, इज ऑक्सीडाइज्ड बाय बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये क्या करता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट्स के जरिए से ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बेनेडिक्ट रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है टू। अच्छा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारे पास अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लें तो आसान होगा, ठीक है। मैं उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आर लिखता हूँ क्योंकि ये सेम होते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ होता क्या है, इसके साथ होता ये है कि ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इनटू OH, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया,
कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम CU2 प्लस टू CU, ठीक है, प्लस। तो अब यहाँ पर जरा देख ले कि इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है। जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। मतलब कहने का ये है कि जितने भी मोनोसेकेराइड हैं दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स है, ठीक है। यहाँ पर एक और लफ्ज़ का भी इजाफा करते हैं कि इनकी तादाद 3 हो तो हमारे पास क्या होगा, ट्रायोज होगा, 5 हो तो पेंटोज होगा, 6 हो तो हेक्सोज होगा, 7 हो तो हेप्टोज। आगे जाकर देखते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर इसी चीज़ को ज़रा देखते हैं, ठीक है। हमारे पास मोनोसेकेराइड है, दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, जिसे एल्डोज या कीटोज कहते हैं, बेस्ड ऑन द कार्बन नंबर। जैसे ट्राई हो गया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा हो गया, ठीक है। मिसाल क्या है ट्राइओस की, जिसमें 3 कार्बन होगा, या तो ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा या डाइहाइड्रोक्सीस्टोन होगा। इसी तरह हमारे पास एरिथ्रोज होगा या एरिथ्रोलोज होगा, राइबोज होगा या राइबुलोज होगा, फ्रक्टोज होगा या ग्लूकोज होगा, और सो ऑनवर्ड होते हैं, ठीक है। जितने भी मोनोसेकेराइड हैं वो बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ पॉजिटिव रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब मोनो और डाई, हाँ, यहाँ पर एक और लफ्ज़ का इजाफा करते हैं कि जितने भी मोनो और डाई सेकेराइड्स होते हैं उसके आखिर में हमेशा OSE आता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको OSE लफ्ज़ दिखे तो आप लोगों ने डायरेक्टली इसको समझ लेना है कि ये हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। क्यों? क्योंकि उसके आखिर में OSE आए। जैसे मैं अगर कहूँ ग्लूकोज, ये देख लो, फ्रक्टोज, ठीक है, लेक्टोज, ठीक है, मल्टोज, तो ये सारे हमारे पास क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो डाइसेकेराइड होते हैं या मोनो होते हैं। तो इसके ज़रिए से हम ये भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट डाई है या मोनो है। कैसे? या उसके आखिर में अगर OSE आया तो या तो वो शायद मोनोसेकेराइड होगा या डाइसेकेराइड होगा, ठीक है। मोनो और डाई आल्सो कॉल्ड शुगर, जिनको हम क्या कहते हैं, शुगर्स भी कहते हैं, क्योंकि दे आर स्वीट इन टेस्ट। ब्लड शुगर हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, ग्लूकोज होती है। टेबल शुगर हमारे पास क्या होता है, सक्रोज होता है, जो कि बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। इसी तरह मिल्क शुगर हमारे पास होता है लैक्टोज प्लस, हमारे पास लैक्टोज से बना हुआ होता है, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड जो लैक्टोज और ग्लूकोज से बना हुआ होता है। इसी तरह हमारे पास मल्टोज है, जिसकी क्या है, फ्रूट शुगर है, जो कि बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अच्छा, पेंटोजेस और हेक्सोजेस जितने भी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, वो ज़्यादा टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पेंटोजेस और हेक्सोजेस जो कि क्या है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉर्म है, ठीक है। या तो इस तरह के फॉर्म में पाए जाएंगे या ओपन स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे, ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितने भी हैं, यहाँ पर ये लफ्ज़ याद रखें कि ज़्यादातर जितने भी पेंटोजेस हेक्सोजेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो इसका ये ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल होता है बनिस्बत इस, पाई इसमें भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत कम तादाद और इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन नॉन साइक्लिक फॉर्म देयर स्ट्रक्चर फार्मूला शो दैट दे कंटेन आइदर एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, ठीक है, कि इसमें या तो एल्डिहाइड पाया जाएगा या कीटोन, ठीक है। अच्छा, ये नॉन साइक्लिक फॉर्म्स हमारे पास किस चीज़ के हैं, ग्लूकोज के हैं, ठीक है। या तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का होगा या इस तरह होगा, ठीक है। और नॉन साइक्लिक फॉर्म हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम उसको डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर देंगे, कि यहाँ पर इसका बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है किस चीज़ का, ग्लिसरॉल्डिहाइड का, जिसमें 3 कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है। साइक्लिक आइसोमर्स, साइक्लिक आइसोमर्स क्या होते हैं, जो कि साइकिल या रिंग में या क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में या साइकिल में पाए जाते हैं, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर के 2 आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, या तो अल्फा डी ग्लूकोज होगा या बीटा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, ये हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसके जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन जो नंबर 5 है, ये दोनों जरा हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख लें, ठीक है, कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल इसी तरह है, तो एक सेम लाइन पर है, सेम पैरेलल है एक दूसरे के साथ, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे है, ये ऊपर की तरफ है कार्बन के, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा होगा,
तो हमारे पास जितने भी साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स है उनमें एक और आइसोमर पाया जाता है साइक्लिक में, या तो अल्फा होगा या बीटा होगा। अल्फा में हमारे पास OH ग्रुप और जो 6 नंबर कार्बन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट यानी कार्बन के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये नीचे है OH, ये ऊपर है, ठीक है। इसी तरह बीटा हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास सेम दोनों कार्बन बिल्कुल ऊपर मौजूद होंगे, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन जो C1 होता है इसको हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। द एनोमेरिक OH8 C1 इज ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। ये देखें एक दूसरे के अपोजिट साइड पर मौजूद है, यानी इस 5 कार्बन को देख लें, ठीक है। यहाँ पर ये CH2OH 6 नंबर कार्बन है, ये भी ऊपर मौजूद है। यहाँ पर जो C1 पर कार्बन पर OH है ये नीचे मौजूद है। तो जब एक दूसरे के अपोजिट साइड पर मौजूद होंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये अल्फा होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा एनोमेरिक कार्बन जो C1 का कार्बन होता है, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में जो C1 होता है इसको C1 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। उस पर हमारे पास क्या होता है कि OH ग्रुप दोनों पर, यहाँ पर देखिए C1 पर भी ऊपर है, C5 पर भी, जो C6 है वो भी ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिर बीटा कहेंगे। तो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज भी हो सकता है और बीटा ग्लूकोज भी हो सकता है। नॉन साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास इस तरह है, ठीक है। फ्रक्टोज में हमारे पास कौन सा ग्रुप पाया जाता है, फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटोन ग्रुप, राइबोज ग्रुप, और हमारे पास ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक और लफ्ज़ है कि हमारे पास इन वाटर पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस एग्जिस्ट मेनली इन साइक्लिक फॉर्म। जो पेंटोसिस और हेक्सोसिस होते हैं वो ज़्यादातर साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड इट इज़ दिस फॉर्म दैट दे कंबाइन टू फॉर्म लार्जर सैकराइड्स, और इसी साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर की वजह से वो लार्ज पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में नजर आएंगे, ठीक है। इस फॉर्म में साइक्लिक फॉर्म में नजर आएंगे। इसके बाद थोड़ा सा ग्लूकोज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज हमारे पास क्या है, ग्लूकोज इज द मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट प्योर इन ह्यूमन सेल्स, ठीक है। ह्यूमन सेल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास। इस कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज क्या है, 1 ग्राम पर डेसीलीटर क्यूब है, ठीक है। द स्मॉल साइज एंड solubility इन वाटर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अलाउ देम टू पास थ्रू द सेल। ये क्या करता है, इसी की स्मॉल साइज की वजह से और solubility इन वाटर की वजह से ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की से पास हो जाता है, ठीक है। इन द सेल एनर्जी इज रिलीज, इस एनर्जी रिलीज हो जाती है व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज्ड, जब ये मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज हो जाता है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ साइक्लिक ग्लूकोज, हमारे पास क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, डिऑक्सीराइबोज है। तो इसको हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं, क्योंकि चलो इसको इसी पर डिस्कस करते हैं, मोनोसेकेराइड्स को यहाँ पर खत्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है गैलेक्टोज, ठीक है। क्या होता है, गैलेक्टोज आता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, गैलेक्टोज आता है। गैलेक्टोज भी हमारे पास क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, क्या है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है। गैलेक्टोज को जरा पढ़ते हैं। गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स लुक वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज, ठीक है, बिल्कुल ग्लूकोज के सिमिलर दिखता है गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। दे एग्जिस्ट, वही हमारे पास क्या है कि जितने साइक्लिक फॉर्म्स हमारे पास मोनोसेकेराइड होते हैं या तो वो अल्फा स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं या बीटा फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज रिएक्ट्स विद ग्लूकोज टू मेक डाइसेकेराइड लैक्टोज। ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है, लैक्टोज। However, glucose and galactose cannot be easily converted into each other, लेकिन एक दूसरे में कन्वर्ट होना इसके लिए आसान नहीं होता, ठीक है। गैलेक्टोज कैन नॉट प्ले द सेम पार्ट एज ग्लूकोज, जो ग्लूकोज किरदार अदा करता है हमारे बॉडी में वही गैलेक्टोज अदा नहीं कर पाता या नहीं कर सकता। दिस कंपैरिजन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज शोज व्हाई प्रिसाइज अरेंज, हाँ यहाँ पर एक और बात है कि प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल क्यों जरूरी है, इसी से अंदाजा हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं तो फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब हम उठाकर देखते हैं बिल्कुल सेम सिमिलरिटी है, लेकिन एक जगह पर ये डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जरा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर उठाकर देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। C2 को जरा देख लें आप, ठीक है। OH यहाँ पर है, ये देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये सारे चेंजेस को जरा यहाँ पर ऑब्जर्व कर लें, ठीक है।
एक वाला हमारे पास 1 यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों OH इस तरफ है, ये दोनों OH इस तरफ है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये OH उस तरफ हो जाएगा, ठीक है। C2 वाला यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या होगा, ये 1 हुआ, ये C2 हो गया, ठीक है। तो 2 वाला यहाँ पर हो गया। तो C2 वाला यहाँ पर देखते हैं, OH बिल्कुल यहाँ पर है। C3 वाला OH कहाँ पर है, ये OH इस तरफ है इसके। C1 2 3 OH इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरफ है। C4 को ज़रा देखते हैं। C4 को ये इस तरफ है और ये क्या है, इस तरफ है। C5 बिल्कुल सेम है। तो C4 पर ये OH ग्रुप यहाँ पर आने से क्या हुआ, हमारे पास गैलेक्टोज बन गए, ठीक है। अब ये हमारे पास अल्फा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी गैलेक्टोज है, वही हमारे पास OH नीचे है, यहाँ पर OH ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ फ्रक्टोज की तरफ आते हैं तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज में हमारे पास पाया जाता है कीटोन ग्रुप, और ग्लूकोज या जो गैलेक्टोज वगैरह है उसमें हमारे पास पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस आती है। फ्रक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज आर ऑल हेक्सोजेस, हाउएवर वेयर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एल्डोजेस, हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज इज अ कीटोज, ठीक है। यहाँ पर ये नॉन रिड्यूसिंग दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि फ्रक्टोज भी हमारे पास क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट रिएक्शन शो करता है टूवर्ड्स बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड फिलिंग रिएजेंट, तो इस वजह से इट आल्सो हैज अ 5 एटम रिंग रादर देन 6 एटम रिंग। इसमें क्या होते हैं, 5 एटम रिंग होता है बनिस्बत 6 एटम रिंग के, ठीक है। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में रिंग पाए जाते हैं या साइकिल पाया जाता है वो 6 रिंग होता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। फ्रक्टोज रिएक्ट्स विद ग्लूकोज टू मेक डाइसैकेराइड सुक्रोज, जिसकी वजह से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है, ठीक है। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज क्या होता है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर पेंटोजेज, ये क्या होते हैं, पेंटोज होते हैं। द राइबोज यूनिट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है ऑफ आरएनए। जब डीऑक्सीराइबोज क्या बनाता है, वो डीएनए को बनाता है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीराइबोज है या राइबोज है, ये जो यहाँ पर कार्बन मौजूद है, C1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ OH H ग्रुप होता है, यहाँ पर OH, तो इसकी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं और इसको राइबोज कहते हैं, ठीक है। ये दोनों पाए जाते हैं, ये आरएनए में पाया जाता है और ये डीएनए में, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर बता भी दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हैविंग एन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इन ओपन चेन फॉर्म, ओपन चेन में फॉर्म में क्या होंगे, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन होगा, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अदर मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते हैं, इसकी एबिलिटी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, डोनेट करे टू अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, मोनो जितने भी होते हैं, गैलेक्टोज हो गए, लैक्टोज फ्रक्टोज गैल्यूसिडिहाइड एक्सेट्रा जितने भी हैं। कुछ टाइप भी होते हैं, लैक्टोज और मल्टोज भी हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स है, ठीक है। डाइसैकेराइड हमारे पास जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, सक्रोज ट्रेहेलोज वगैरह हो गए, जो हमारे पास क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, दे कैन नॉट रिड्यूस बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। कैसे, वो हम एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन की तरह से देख भी लेंगे, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ये रिडक्टिंग है, ये रिड्यूसिंग है बेसिकली, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट यूज होता है फॉर फाइंडिंग आउट रिड्यूसिंग शुगर्स इन अ कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।